हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस जो हमने देखे वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे थे। उसमें लास्ट वीडियो था, उसमें सेटर और गेटर मेथड क्या है और किस तरह से वो काम करती है ऑब्जेक्ट पे, वो भी हमने देख लिया। और एक देखा था कि फंक्शंस बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो और दो टॉपिक बाकी है ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले ये वाला जो आज का वीडियो होने वाला है वो फंक्शन पे होने वाला है कि एक्चुअली में फंक्शन है क्या। क्योंकि सेटर और गेटर मेथड हमने देखा, उसमें भी मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया था और फंक्शन कैसे एक्सेस करते थे वो देखा था। और उससे पहले वाला वीडियो कि जहाँ पे हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मेथड या फंक्शन कैसे बनाते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं एज अ प्रॉपर्टी या फिर एज अ फंक्शन। तो जो फंक्शन फंक्शन वर्ड बार बार वो आ रहा था, तो मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे कि ओके फंक्शन ये है और इस तरह से एक्सेस होता है। तो जो ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट बाकी है, ऑब्जेक्ट के और दो वीडियो आने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन का एक टॉपिक जो है वो ले ले और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को खत्म करेंगे जो दो टॉपिक बाकी है उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि भाई फंक्शन क्या है, जो फंक्शन बार बार मैं बोल रहा हूँ, वर्ड बोल रहा हूँ कि वो फंक्शन है क्या। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि मान लो कि आपके पास कोई काम है और वो काम आपको बार बार करना है, रिपीटेडली करना है, ठीक है। तो अगर आपने आज वो काम किया, कल वापस वही काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा काम है जो आपको रिपीटेडली करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट कर लेते हो ताकि वो काम एक ही बार आप करो और बाकी जो है वो अपने आप काम होता रहे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि बार बार जो कोडिंग जो प्रोग्रामिंग होता है वो किसी भी पेजेस के अंदर अगर आपको चाहिए तो बार बार वो आप कोड रखना पड़ता है आपको वहां पे जाके। मैंने मान लो कि एक ऐसी चीज बनाई है कि जहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग के अंदर मुझे एक पैराग्राफ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बना दिया। अब ये जो सेम पैराग्राफ है मुझे और दो तीन पेजेस में भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और उसमें जाके रख दूंगा, फिर वापस कॉपी करूंगा उसमें जाके रख दूंगा। अब होता ये है कि मान लो कि कुछ चेंज आ गया उस पैराग्राफ के अंदर, मुझे कुछ चेंज करना पड़ा या एडिशनली ऐड करना पड़ा या कुछ रिमूव करना पड़ा कंटेंट में से। तो अब क्या होगा, वो चार पेजेस में जहां पे मैंने ये कॉपी पेस्ट करके रखा था उन चारों पेजेस में जाके मुझे वो चेंज करने पड़ेंगे। तो मेरा काम बढ़ जाएगा। एक तो पहले मैंने कॉपी पेस्ट करके चार पेज में डाला, उसके बाद वापस जब हटाने की बात आई तो भी मुझे चार पेजेस में जाके हटाना पड़ेगा ताकि वो सेम दिखे हर एक पेज के अंदर। तो ऐसा जो काम है जो आपको मल्टीपल टाइम्स करना है और फिर अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए या चेंज आए तो भी आपको हर एक जगह पे जाके करना पड़ता है वो काम। तो उसको रिड्यूस कर सकता है आपका ये फंक्शन। इसीलिए फंक्शन का इस्तेमाल होता है, हर एक टेक्नोलॉजीज के अंदर फंक्शन होता ही है। उसका काम ही ये है कि आप ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हो, जो पर्टिकुलर जो रिपीटेडली टास्क आप करना चाहते हो, मल्टीपल जगह पे आप उस चीज को यूज करना चाहते हो, उसको आप एक ब्लॉक ऑफ कोड में रिप्रेजेंट करते हो, जिसको बोला जाता है फंक्शन, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉबैक दिखाता हूँ। ड्रॉबैक का मतलब कि क्या प्रॉब्लम होती है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ कि जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो कि मैंने यहाँ एक सेकंड, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, अभी के लिए वेरिएबल नहीं लेते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ। ये लाइन क्या कर रही मेरी कि भाई हेलो आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। अब आई एम अ प्रोग्रामर मैंने लिखा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेक्नोलॉजी है मेरी रिएक्ट जेएस। मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया कि रिएक्ट जेएस, ठीक है, ओके। अब रिएक्ट जेएस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरी दूसरी लाइन में ये आता है कि यहाँ पे मैं ये लाइन में लिखता हूँ कि माई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी रिएक्ट जेएस ही आ रहा है साइड में, ठीक है। हम लोग उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी वहां पे रिएक्ट जेएस ही हम लोग दिखा रहे हैं, ओके। अब तीसरी लाइन भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ कि आई लाइक
उसमें भी React.js इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो रिफ्रेश किया तो क्या आया, हेलो आई एम अ प्रोग्रामर React.js, फिर माय फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी React.js और आई लाइक React.js। अब इन तीनों को अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम लोग ब्रेक लिख देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे हर एक लाइन के अंदर, ताकि वो नई लाइन में आपको दिखे अच्छे से। तो यहाँ पे हो गया React.js। तो जब ये तीन स्टेटमेंट मेरे प्रिंट हो रहे हैं तो तीनों में मेरा React.js तो आ ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये करना है कि भाई अब मेरा React.js नहीं है यार, अभी मुझे कुछ और चाहिए, एंगुलर करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगुलर करना पड़ेगा, एंगुलर.js, और सारी जगह पे जाके मुझे यहाँ पे एंगुलर.js को करना पड़ेगा। तीनों लाइन में जाके मैंने चेंज कर दिया। अब वापस यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये एंगुलर.js आ गया। ठीक है, तब जाके मेरा चेंज हुआ, क्योंकि मुझे सब में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये React.js से मैंने एंगुलर.js किया तो हर एक लाइन पे जाके मैंने चेंज किया, उसकी जगह पे क्यों ना ऐसा करे कि कुछ फंक्शन ही लिख दे, कुछ ऐसी चीज कि जो एक बार चेंज करो वो सभी जगह पे चेंज हो जाए। तो उससे कहते हैं हम लोग फंक्शन। ऐसी चीज बनाने के लिए हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको नाम दिया गया एक फंक्शन। अब फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना पड़ता है फंक्शन कीवर्ड। ये कीवर्ड है, और फिर आपका नाम, फंक्शन का जो भी आपको नाम देना हो वो आप नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूं कि गेट नेम या गेट टेक्नोलॉजी नेम, जो भी मुझे आपको नाम देना है वो नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। देखो, नाम इस तरह से दो या फिर इस तरह से दो कि गेट नेम, इस तरह से अंडरस्कोर करके दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से लिया तो ये गलत है। नंबर नहीं आने चाहिए इस तरह से शुरुआत में, लेकिन अगर यही चीज मैं इस तरह से लिखूं तो वो चलेगा। तो जो फंक्शन का नाम है उसमें आप पहले से नंबर नहीं डाल सकते। फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे इस तरह से डाल दूं तो भी वो नहीं चलेगा। इस तरह से आप नहीं डाल सकते, ये तो कमेंट वाला चीज हो गया, तो वो भी नहीं डाल सकते। यहाँ पे इस तरह से करूंगा वो भी गलत हो जाएगा हमारा। तो याद रहे, जब आप फंक्शन बनाते हो तो पहले नाम में कुछ लेटर्स होने चाहिए आपके। ठीक है, आप उसमें कैपिटल ले रहे हो या जो भी करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए आपका फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया नाम, यहाँ पे गेट टेक्नोलॉजी नेम, इस तरह से मैंने कुछ ले लिया। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे। अब क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। चलो कि भाई टेक्नोलॉजी का नाम है, क्या होना चाहिए हमारा, पहले रिएक्ट था तो हम लोग यहाँ पे React.js इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो नाम है उसको यहाँ पे रिप्लेस करवाना है कि भाई सारी जगह पे एंगुलर है, वहां पे मुझे रिएक्ट अब वापस कर देना है। तो अब क्या था हमारा ड्रॉबैक, कि हर एक लाइन पे जाके करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज। लेकिन अब मुझे ये करना है, खाली यहाँ पे मैंने रिएक्ट लिखा है, अब यहाँ पे रिएक्ट हो जाना चाहिए। अब क्या इससे काम हो जाएगा हमारा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये फंक्शन है और ये उसका ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा। पैरेंथिस मतलब जो ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो लिख रहे हैं वो बाउंड्री हो गई फंक्शन की, और इसके अंदर जो हमारा कोड होगा, प्रोग्रामिंग होगा, वो कहलाएगा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड उस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो फंक्शन आपका तभी कुछ काम करेगा। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करवा रहा हूँ, अभी भी हमारी ये 3 लाइन आ रही है। अब मान लो कि फंक्शन को एक्सेस करना है मुझे। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो 2 वीडियो देखे, जिसके अंदर हम लोग मेथड देखा और सेटर गेटर देखा, तो जब हम लोग फंक्शन रिट्रीव कर रहे थे तो इस तरह से हम लोग लिख रहे थे फंक्शन को रिटर्न, मतलब मैंने यहाँ पे पहले गेट नेम करके इस तरह से लिखा था। तो जो वो तरीका मैं कर रहा था ऑब्जेक्ट के अंदर, वो तरीका है कि फंक्शन को कैसे एक्सेस करे। तो जब आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे गेट टेक्नोलॉजी नेम, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो फंक्शन बनाया है उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दिया। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे अभी नहीं आ रही हमारी। क्यों? क्योंकि जब आप फंक्शन बनाते हो और सिर्फ इसी तरह से अगर आपने फंक्शन बना के छोड़ दिया है तो कोई काम का नहीं है आपका फंक्शन। ठीक है, वो ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल्स के अंदर पड़ा रहेगा।
जब तक आप यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब रिटर्न क्या है? रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है जो कि आपने जो भी फंक्शन बनाया है उसमें से जो आउटपुट आ रहा है वो आप रिटर्न करवा रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न नेम। अब मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन लिखा है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरह से मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे आउटपुट। देखो यहाँ पे नीचे रिएक्ट जेएस आ गया। थोड़ा और अच्छे से इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फंक्शन कॉलिंग इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब रिफ्रेश करते, ये देखो फंक्शन कॉल आ गया रिएक्ट जेएस हमारा। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन का नाम लिखो और यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग किया है और उसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फंक्शन मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या किया, नेम। नेम क्या है हमारा, जो भी वेरिएबल है वो, उसको मैंने रिटर्न किया और यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को कॉल करवाया। ये जो मतलब है इसका ये होता है कि फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल करवाया है फंक्शन को। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले ऑब्जेक्ट के वीडियो के अंदर जो फंक्शन हमने एक्सेस किया था, कर रहे थे, वो इस तरह से होता है। जब भी आपके पास कोई फंक्शन बना हुआ है उसको आप इस तरह से एक्सेस करवा सकते हो, उसके नाम को पैरेंथेसिस के साथ। अगर ऐसे मत करना, मतलब अगर ये करेंगे तो गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। फिर ये देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है। फंक्शन को अगर आपको करना है तो आपको इस तरह से पैरेंथेसिस के साथ उसको कॉल करवाना पड़ेगा और कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। मान लो कि आपका फंक्शन सिर्फ ऐसी फंक्शनैलिटी कर रहा है कि खाली कोई लॉजिक है उसको बस मॉडिफाई कर रहा है या कुछ, तो भाई कुछ ना कुछ या ट्रू या फॉल्स ऐसे कुछ भी आप रिटर्न करवा सकते हो। देखो मैंने अभी फॉल्स रिटर्न करवा लिया, रिफ्रेश कर रहा हूं तो यहाँ पे फॉल्स वो दे रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो मुझे वेरिएबल को रिटर्न करवाना पड़ेगा कि भाई ये फंक्शन अगर मैं जहां पे भी कॉल करूंगा मुझे रिएक्ट जेएस लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब बात क्या यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वहां पे एंगुलर की जगह पे मुझे रिएक्ट जेएस चाहिए। तो पहले मैंने तीनों जगह पे जाके चेंज किया था, अब मुझे तीनों जगह पे जाके चेंज करना है तो रिएक्ट रिएक्ट लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं अब यहाँ पे सीधा फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। देख यहाँ पे मैंने सीधा फंक्शन इस्तेमाल अब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से और इसमें फंक्शन डाल देते हैं और यहाँ पे भी सेम तरीका इस तरह से करता हूँ और यहाँ पे भी फंक्शन डाल देता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो रिफ्रेश किया, हमारा रिएक्ट जेएस यहाँ पे आ चुका है। देखो अब मुझे वापस एंगुलर करना है या कोई भी पीएचपी करना है तो मुझे सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे पीएचपी लिखना है। फंक्शन में गया, नेम के अंदर मैंने खाली पीएचपी कर दिया, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ ऑटोमेटिक सारी जगह पे पीएचपी आ गया। तो मुझे मेरा कोड बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार वो फंक्शन में जाओ वहां पे चेंज करो, बाकी सारी जगह पे वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ फंक्शन ही लिखना है आपको, फंक्शन ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो बस वो आउटपुट को चेंज कर देगा। तो ये काम आसान होता है, आपका जो कोड है उसको वो रिड्यूस कर देता है, बार बार लिखने की या बार बार कहीं पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे चेंज करो, जहां पे भी आपने उस फंक्शन का इस्तेमाल किया है वो उसके हिसाब से चेंज कर देगा। तो आपको एक ही जगह पे चेंज करना है या एक ही जगह पे प्रोग्रामिंग करनी है। समझ गए? ठीक है, ओके। अब देखो फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे और कॉल यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो भी ये वो कॉल हो रहा है क्योंकि उसको तो एट द एंड तो क्या चाहिए, एक फंक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखो फंक्शन यहाँ पे मिल गया उसको, कि वो चेक करेगा कि यहाँ पे कोई फंक्शन बना हुआ है तो कर देगा वो। अगर मान लो कि फंक्शन कीवर्ड ही मैंने नहीं लिखा यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ही सिंटेक्स एरर है। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो भी आपको एरर आ जाएगी, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड मैंने हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका फंक्शन की किस तरह से वो फंक्शन चलता है। अब ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जांपल्स है, बड़े बड़े काम के मतलब जो भी प्रोग्रामिंग है, बड़ी प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर ये बहुत सारी जगह पे और बहुत तरीकों से ये यूज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ले लिया और नाम को रिटर्न करवा लिया, ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे होता है फंक्शन के अंदर।
मतलब मान लो कि आप लॉगिन की फंक्शनलिटी कर रहे हो, उसमें चेकिंग करना है कि भाई ईमेल और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, तो एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में जाएगा, सारा कुछ चेंज चेकिंग होगा, फिर उसके बाद आप कुछ रिटर्न करवाओगे आउटपुट की भाई वैलिड है कि, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि फंक्शन इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया कि लेट करके, मैंने कुछ ऐसा लिया कि गेट फंक्शन, फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा, और यहाँ पे एक वेरिएबल जो है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट करवाए। अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाके, देखो फंक्शन कॉल पीएचपी, ये तो कॉल हुआ ही हुआ हमारा। तो ये भी एक तरीका है कि आप जो फंक्शन है उसको एक वेरिएबल में भी ले सकते हो। तो एट द एंड क्या हुआ इस लाइन का मतलब कि भाई ये जो वेरिएबल है मेरा गेट फंक्शन वाला जो वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, कंटेन वो यहाँ पे पीएचपी ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीएचपी जो है वो रिटर्न हो रहा है मेरे फंक्शन में से। तो ये जो नेम है वो रिटर्न कर रहा है मेरा पीएचपी, यहाँ पे आ गया तो पीएचपी आ गया, तो ये लाइन बैकएंड में इस तरह से काम करेगी। और गेट फंक्शन वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, किस तरह से वेरिएबल प्रिंट होता है वो तो आपको पता ही है। तो वो पीएचपी को यहाँ पे प्रिंट करके हमको दे रहा है। हो गया, यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स, फंक्शन में भी क्या क्या चीजें होती है वो अब मैं बताता हूँ। फंक्शन भी कुछ छोटी चीज नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल फंक्शन मैंने आपको बताया कि इस तरह से फंक्शन चलता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर भी चीजें हैं क्या, एक तो पैरामीटराइज फंक्शन और एक होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या, पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, और दूसरा नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। अब जो हमने ये फंक्शन बनाया था ना फ्रेंड्स, वो है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या है पैरामीटर और नॉन पैरामीटर। रिलैक्स, कुछ बड़ी चीज नहीं है। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आपने जो फंक्शन बनाया है उसमें जो पैरेंथेसिस ली है, इसकी सिंटेक्स है फंक्शन कीवर्ड, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, और फिर पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप कोई भी पैरामीटर डालते हो तो वो होता है पैरामीटराइज फंक्शन, अगर कुछ भी नहीं डाला तो वो होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। अब इसको समझते हैं कि कैसे चलता है। देखो, अभी के लिए यहाँ पे कोई भी पैरामीटर मैंने नहीं डाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं डाला है, इसको कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं डाला, तो सीधा हमारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है अभी के लिए, फंक्शन कॉल पीएचपी। ठीक है, जब कॉल करवाया तो यहाँ पे पीएचपी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, अब मुझे मान लो कि मेरा ये फंक्शन मल्टीपल जगह पे मल्टीपल कंडीशंस के अंदर या मल्टीपल केसेस के अंदर चलता है, मतलब अलग अलग केसेस के अंदर उसको अलग अलग आउटपुट देना है। कोड सिमिलर है, उसका लॉजिक सिमिलर है, लेकिन आउटपुट अलग अलग देना चाहिए। जैसे कि अभी क्या है कि वो फिक्स पीएचपी ही दे रहा है, लेकिन मान लो कि मैंने कहीं पे रिएक्ट के पेज में उसको यूज किया है, तो वहां पे मुझे रिएक्ट ही रिटर्न करना चाहिए, पीएचपी रिटर्न नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, अगर ये नॉन पैरामीटराइज है तो मुझे तो यहाँ पे पीएचपी ही देने वाला है, लेकिन जब मुझे रिएक्ट के पेज में, रिएक्ट के केस में ये फंक्शन चाहिए, तो फिर क्या होता है, मुझे अगर मैं ये फंक्शन का यूज करूंगा तो वो तो पीएचपी ही देगा। तो क्या करेगा, कोई बिगिनर्स होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और रिएक्ट जेएस इस तरह से लिख देगा कि भाई चलो रिएक्ट जेएस हो गया। तो उसने उस पेज में इस फंक्शन को कॉल करवाया तो उसको रिएक्ट जेएस का आउटपुट तो मिल गया, तो उसने बोला मेरा काम तो हो गया, बस रिएक्ट जेएस आ गया। अब जब पीएचपी के पेज में जो डेवलपर काम कर रहा था उसको भी रिएक्ट जेएस मिलेगा, तो उसको वो लगेगा कि ये तो बग है। लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार ये पीएचपी हट के रिएक्ट जेएस कैसे आ गया, ये तो गलत तरीका है ना, ये गलत ही आउटपुट आ रहा है मेरा। तो वो वापस कोड में जाएगा और क्या करेगा, अरे यार ये रिएक्ट किसने डाला यार, यहाँ पे वापस पीएचपी करो। वो वापस पीएचपी कर देगा। अब वो वापस पीएचपी करेगा तो उसके पेज में आंसर सही आ जाएगा, लेकिन रिएक्ट वाले के पेज में वापस पीएचपी आने लगेगा। तो वो वापस बोलेगा कि यार मैंने अभी तो रिएक्ट किया था, अभी तो आ रहा था, अभी वापस किया किसने किया, वापस वो कोड में आएगा, अरे यार ये पीएचपी किसने कर दिया। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, या हार्ड कोडेड कोड बोलते हैं हम लोग, कि भाई वो प्रोग्रामिंग जो है वो हार्ड कोडेड है, आपको उसी में जाके चेंज कर रहे हो आप, उसको डायनेमिक नहीं कहते। ठीक है,
डायनेमिक क्या कहते हैं कि भाई पीएचपी के अंदर जो डेवलपर काम कर रहा है, पीएचपी के पेज में काम कर रहा है, तो उसको पीएचपी प्रिंट होके आ रहा है, और रिएक्ट के पेज में जो काम कर रहा है बंदा, उसको रिएक्ट जेएस आना चाहिए, उसको डायनेमिकिज्म कहते हैं। अब उसको कैसे करेंगे? तो जब नॉन पैरामीटराइज फंक्शन का आपने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हार्ड कोडेड हो गया, स्टेटिक कोड हो गया इस फंक्शन की वजह से। तो अब दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या कि भाई कोई बंदा ऐसा बोलेगा कि भाई पीएचपी वाला तू ये फंक्शन अपने लिए यूज कर, और दूसरा जो है रिएक्ट वाला तू अपना फंक्शन खुद से बना। तो वो क्या करेगा, वापस कॉपी पेस्ट करेगा और यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी नाम है उसको अपने पेज में लेके जाएगा और वहां पे रिएक्ट जेएस इस तरह से लिख देगा। तो अब दोनों के अंदर सेपरेट चलेंगे, पीएचपी वाले को पीएचपी दिखेगा और रिएक्ट वाले को रिएक्ट दिखेगा। ये एक तरीका सही है। लेकिन कोई बंदा आएगा एक्सपीरियंस वाला, सीनियर है या कोई स्मार्ट है, कोई किसी को पता है कि यह डायनेमिक कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग, तो वो क्या करेगा, अरे भाई सेम फंक्शन है, पीएचपी वाला उसके अंदर सेम फंक्शन यूज कर रहा है, रिएक्ट वाला भी उसका सेपरेट बना के कर रहा है। जब दोनों का काम एक ही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को दिखाना, कोडिंग एक ही रहने वाला है। मान लो कि आपके उस फंक्शन के अंदर 10 लाइन है, लेकिन एट द एंड आपको दिखाना तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है। तो फिर बार बार ये दोनों फंक्शन अलग करने की जरूरत क्या है, बाकी की फंक्शनैलिटी सेम है, सिर्फ पैरामीटर का फर्क है। तो आप पैरामीटराइज फंक्शन का यूज करो, तो एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी आपकी चलेगी, आउटपुट आपके हिसाब से देंगे। तो बोलेंगे यार ये क्या है पैरामीटराइज फंक्शन, हमने तो यहाँ पे इस तरह से किया। तो वो बोलेगा कि देखो ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, अब मैं आपको पैरामीटराइज करके दिखाता हूँ। तो पैरामीटराइज का मतलब, अब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने इस तरह से कोई भी पैरामीटर का नाम दे दिया। देखो पैरामीटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एज अ वेरिएबल गिनो, पैरामीटर मतलब एज अ वेरिएबल, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से टेक्नोलॉजी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब पीएचपी को हटाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी दे दिया, ओके। अब क्या होता है देखो, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अनडिफाइन आ गया डायरेक्ट। क्या आ गया, अनडिफाइन ही आ गया सीधा, कुछ भी काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जब आप फंक्शन कॉल करवा रहे हो, यहाँ पे पैरामीटर डाला हुआ है आपने, तो फिर कंपलसरी आपको जब फंक्शन जहां पे भी आप कॉल करवा रहे हो वहां पे आपको पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो मतलब ये होता है कि इस फंक्शन के अंदर मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी रिएक्ट जेएस। मैंने यहाँ पे रिएक्ट जेएस डाल दिया। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। देखो रिएक्ट जेएस आ गया, सही है। कैसे आया, अब उसके ऊपर चलते हैं, बैकएंड में कैसे काम किया इस कोड ने। देखो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जो कि है हमारा ये अब पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब पैरामीटर है, बढ़िया। जब हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था तो इस तरह से हम लोग सीधा फंक्शन कॉल करवाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने पैरामीटराइज फंक्शन का यूज किया है, तो अब हमारा फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेगा ही लेगा, नहीं तो वो अनडिफाइन दे देगा या फिर एरर दे सकता है, ठीक है। अभी के लिए हमको अनडिफाइन दे दिया क्योंकि उसको कुछ पैरामीटर में मिला ही नहीं, इसलिए ये अनडिफाइन हो गया टेक्नोलॉजी का वर्ड। लेकिन अब क्या हुआ, रिएक्ट जेएस मैंने डाल दिया, तो ये रिएक्ट जेएस गया इस फंक्शन के अंदर। देखो यहाँ पे गेट टेक्नोलॉजी नाम है, तो उसने रीड किया कि भाई फंक्शन है मेरा गेट टेक्नोलॉजी नाम का, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे पैरामीटर में क्या मिल रहा है, रिएक्ट जेएस, ठीक है। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी हमारा अब बन गया है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो बन गया हमारा यहाँ पे रिएक्ट जेएस, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका रिएक्ट जेएस। अब ये रिएक्ट जेएस यहाँ पे हो गया असाइन, तो बैकएंड क्या चला, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू हो गया रिएक्ट जेएस। अब रिटर्न क्या करेगा, नेम, ये रिटर्न करेगा हमारा रिएक्ट जेएस, क्योंकि अब नेम में हमारा रिएक्ट जेएस पड़ा हुआ है। हो गया, तो हमने रिफ्रेश किया तो हमको रिएक्ट जेएस मिल गया। तो ये होता है पैरामीटराइज फंक्शन का काम, ठीक है। अब देखो, अब पीएचपी वाला बंदा आया, उसने क्या किया, अपने पेज के अंदर जाके इस फंक्शन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे सिर्फ पीएचपी कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे फंक्शन वन इस तरह से वेरिएबल ले लेता हूँ।
अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे जो गेट फंक्शन 1 है मैं उसको ले लेता हूँ। अब देखो रिफ्रेश किया, अब देखो फंक्शन कॉल पीएचपी हो गया। ठीक है, हो गया हमारा पीएचपी इस तरह से चल गया हमारा काम। देखो कैसे हुआ। अब देखो एक ही फंक्शन, समझना ध्यान से, एक ही फंक्शन दोनों तरीके से काम कर रहा है। एक में रिएक्ट का आउटपुट दे रहा है और एक में पीएचपी का आउटपुट दे रहा है। तो ये दूसरा तरीका आपका डायनेमिक हो गया। तो मेरा एक ही फंक्शन जो है वो मल्टीपर्पज से काम कर रहा है। पीएचपी वाले बंदे को पीएचपी प्रिंट करके देगा, रिएक्ट वाले बंदे को रिएक्ट प्रिंट करके देगा। ये है आपका पैरामीटराइज फंक्शन जो कि आपके प्रोग्रामिंग को डायनेमिक कर देता है। समझ गए। अब नॉन पैरामीटराइज फंक्शन का पता चल गया जो पहले हमने किया था, पैरामीटराइज फंक्शन का भी पता चल गया। अब पैरामीटर में भी एक नहीं होता है, जितने चाहो पैरामीटर ले लो। आप देखो यहाँ पे एक पैरामीटर है, अब मैं दूसरा भी ले लेता हूँ कि मान लो कि मैं कोई बंदे का नाम है वो लेना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं फर्स्ट नेम इस तरह से पैरामीटर दे देता हूँ। अब मुझे किसी का नाम प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे नया नाम लूंगा कि भाई मेरा फुल नेम, या जो भी अभी के लिए ले लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब फुल नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम प्रिंट पैरामीटर में ले लेता हूँ। ये लास्ट नेम हो गया मेरा। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉन्केट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो चलो लास्ट नेम हो गया हमारा। ठीक है, अब रिटर्न क्या हो रहा है हमारा, टेक्नोलॉजी का नाम। मान लो कि अभी मुझे खाली रिटर्न फुल नेम करवाना है और कुछ नहीं करवाना। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रिफ्रेश किया, देखो अनडिफाइन 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 अनडिफाइन। क्यों हो रहा है यहाँ पे, देखो टेक्नोलॉजी पहला पैरामीटर है। अब ध्यान रखना है कि जब आप पैरामीटराइज फंक्शन में काम कर रहे हो तो जितने पैरामीटर डाले हैं सीक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों पैरामीटर है, यहाँ पे पास एक ही पैरामीटर किया है। तो जो पैरामीटर यहाँ पे एक पास किया है वो यहाँ पे पहले ही पैरामीटर को असाइन होगा। तो जो रिएक्ट और पीएचपी है वो टेक्नोलॉजी को ही असाइन होने वाला है। ठीक है, और जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है दोनों में तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया यहाँ पे। सही बात है, डिफाइन ही नहीं किया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रही, रिटर्न हमारा ये हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइन अनडिफाइन आ रहा है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिहिल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चला और यहाँ पे मैंने कुछ और नाम ले लिया कि भाई मैं ले लेता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ डेमो। इस तरह से लिख दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, देखो सेम फंक्शन यूज हुआ, मिहिल व्यास आउटपुट दे रहा है। दूसरा फंक्शन यूज हुआ टेस्ट डेमो, मतलब दूसरी बार जो फंक्शन यूज हुआ सेम फंक्शन लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। तो देखो उसने टेस्ट डेमो दिया, पहले वाले ने मिहिल व्यास दिया। तो इस तरह से आप मेंटेन करवा सकते हो। अब देखो ये मत करना, मतलब मान लो कि आपने रिएक्ट जेएस यहाँ पे डाल दिया और मिहिल यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगर ये हो गया तो देखो क्या होगा, रिएक्ट जेएस व्यास इस तरह से आ जाएगा। तो ये गलती मत करना, आपको जो पैरामीटर में जो वैल्यू चाहिए सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि पैरामीटर में भी कुछ चीजें होती है, पैरामीटराइज फंक्शन में भी कुछ चीजें होती है। क्या, बताता हूं। मान लो कि किसी ने फर्स्ट नेम लिखा ही नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, उसने इस तरह से कर दिया। सिर्फ यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए, उसने बोला कि यार रिएक्ट जेएस टेक्नोलॉजी और लास्ट नेम मेरा व्यास है, बस बात खत्म, फर्स्ट नेम नहीं डालना मुझे। अब क्या होगा, देखो रिफ्रेश किया तो व्यास और अनडिफाइन आ रहा है। अब आप समझोगे कि हाँ लास्ट नेम में व्यास आ गया और अनडिफाइंड फर्स्ट नेम नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सीक्वेंस को मेंटेन करो। देखो पहला रिएक्ट जेएस तो यहाँ पे पहली टेक्नोलॉजी उसने असाइन कर दिया, दूसरा फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे दूसरा व्यास ही लेगा, वो फर्स्ट नेम को व्यास कंसीडर करेगा इस केस के अंदर, और लास्ट नेम है उसको अनडिफाइंड दे रहा है, इसीलिए ये लाइन में है, ये लाइन जो है वो हमारी क्या होगी, व्यास और फिर अनडिफाइंड, क्योंकि लास्ट नेम है उसको मिल नहीं रहा है, तीसरा पैरामीटर ही नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, ऐसे केसेस में क्या करोगे कि आपको फर्स्ट नेम, शायद मान लो कि चलो फर्स्ट नेम की जगह पे हम लोग यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो कि हमने इस तरह से कोई केस बनाया। ठीक है, यहाँ पे एरर लास्ट नेम इज नॉट डिफाइन, मतलब सॉरी गलत स्पेलिंग हो गया है मेरा। ओके, चलिए यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हो। देखो पहले अनडिफाइन आ गया फिर व्यास आ गया, मतलब क्या हुआ कि अब जो लास्ट नेम है,
यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और फर्स्ट नेम है वो तो मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, टेक्नोलॉजी और लास्ट नेम, तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस और व्यास ये दोनों तो चल रहे हैं अच्छे से, लेकिन फर्स्ट नेम जो थर्ड पैरामीटर है उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है और यहाँ पे व्यास प्रिंट होके आ रहा है। अब केस ये आता है कि लास्ट नेम शायद कंपलसरी नहीं है, आपको फर्स्ट नेम कंपलसरी रखना है। तो अब केस क्या हो रहा है कि जो सेकंड वाला पैरामीटर है वो नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब क्या, वो मैं बताता हूं। देखो, जो एक बंदा है वो इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, उसने क्या किया है, यहाँ पे नाम डाल दिया मिहिर। तो अब देखो प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मिहिर व्यास अच्छे से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जो दूसरा बंदा इस फंक्शन का यूज कर रहा है उसने क्या किया कि भाई लास्ट नेम को पास नहीं किया उसने कुछ कारण की वजह से, ठीक है। अब होता क्या है वो देखो, रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे अनडिफाइंड टेस्ट इस तरह से आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड टेस्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें फर्स्ट नेम हमने पहले लिया है, तो फर्स्ट नेम अनडिफाइंड आएगा क्योंकि तीसरा पैरामीटर उसको नहीं मिल रहा है यहाँ पे उस केस के अंदर। तो उसको अच्छे से समझने के लिए वापस जैसा था वैसा कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लेते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये अनडिफाइन आ गया। तो लास्ट नेम ऑप्शनल हो सकता है ना फ्रेंड्स, कहीं पे अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फर्स्ट नेम कंपलसरी है, लेकिन सरनेम डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मिडल नेम डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो ऑप्शनल चीज होती है। तो पैरामीटराइज फंक्शन में एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या? डिफॉल्ट पैरामीटर, मतलब कि लास्ट नेम को मैं फंक्शन जहां पे हमने बनाया है उसी के अंदर लास्ट नेम में इस तरह से इज इक्वल टू करके नल डिक्लेयर कर देता हूं। अब इसका मतलब क्या होता है बाद में समझाता हूं, पहले रिफ्रेश करते हैं। देखो कुछ हुआ, कोई अनडिफाइन एरर नहीं, अनडिफाइन निकल गया, कुछ भी एरर नहीं। मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी मेरा अब ये फंक्शन कॉल होने वाला है, अगर उसमें मुझे थर्ड पैरामीटर जो लास्ट नेम है अगर वो मिला तो वो लेगा, अगर नहीं मिला तो वो ब्लैंक ले लेगा बाय डिफॉल्ट। मतलब देखो पहले वाला फंक्शन में जब कॉल हुआ तो व्यास मिहिर, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल गया मिहिर, तो यहाँ पे जो नाम हुआ वो व्यास मिहिर हो गया। चलो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, पहले नाम ले लेते हैं और लास्ट नेम के अंदर हम लोग सरनेम डाल देते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश किया तो मिहिर व्यास आ गया। अब दूसरी बार जहां पे फंक्शन यूज हो रहा है वहां पे किसी ने सरनेम नहीं डाली है, तो देखो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक ले रहा है। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं इस तरह से ले लूं कि भाई सरनेम नहीं डाली है, तो मैं इस तरह से ले सकता हूं कि नो सरनेम मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा तो नो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट कि भाई सरनेम नहीं है। तो कंडीशन लगा सकते हो, क्या कंडीशन लगा सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, देखो यहाँ पे भी लॉजिक बिल्डिंग होती है। इफ लास्ट नेम, देखो लास्ट नेम इज इक्वल टू मेरा अगर जो नो है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो इस तरह से कर सकता हूँ। फर्स्ट नेम जो है मेरा इस तरह से होना चाहिए और एल्स कंडीशन में डाल सकता हूँ यहाँ पे, ये जो पूरा पार्ट है मेरा उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दो। देखो अब कंडीशन बेस्ड चलेगा, अब नो नहीं आएगा। फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट नेम अगर मेरा तो नो है तो खाली फर्स्ट नेम आएगा और फुल नेम, अच्छा स्पेलिंग भी तो सही है, एक सेकंड। फुल नेम, फुल नेम और यहाँ पे फुल, कौन सी एरर आ रही है यहाँ पे, कहाँ पे है 161, मतलब यहाँ पे फुल नेम है उसको मिल नहीं रहा, ओके। लेट करके हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। हम लोग काम करते हैं वेर कर देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग वेर कर देते हैं, ठीक। लेट था इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा क्योंकि लेट बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे मिहिर व्यास आ रहा है और यहाँ पे अब देखो नो हट गया, तो ये कंडीशन आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शन, किस तरह से उसको डिक्लेयर करो। दो तरीके हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज होता है वो एक तरीके से बोल सकते हो कि हार्ड कोडेड है। पैरामीटराइज आपकी फंक्शनैलिटी को डायनेमिक करने के लिए यूज होता है, और पैरामीटराइज में भी आप डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन डाल सकते हो, मतलब डिफॉल्ट के तौर पे कुछ वैल्यू डिफाइन कर सकते हो,
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारा वापस हम लोग ऑब्जेक्ट है उसमें जाएंगे, क्योंकि उसमें फंक्शन के बेस पे सारा चीजें हम लोग जो है वो करने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो पिछले वाले वीडियो थे सेटर गेटर और फंक्शन में ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन किए थे, वो भी अब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।